प्यारे बच्चों, 5.2 प्रश्नावली का 16वां सवाल यहाँ से शुरू करते हैं। 15 सवाल हम कर चुके हैं। ये प्रश्न है भाई, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। एक बार थोड़ा सा मैं तुम्हें रिवाइज करा रहा हूं, हम क्या कर चुके हैं। इस प्रश्नावली के बारे में मैंने विशेष तौर पे बताया था। इसमें दो तरह के हमें सवाल मिलेंगे। एक तो हमारा जो सूत्र है किसी एपी के nवें पद का, ये मेजर रोल प्ले करेगा इस प्रश्नावली को हल करने के लिए। जो क्या है वो सूत्र, an बराबर a प्लस n घटा 1 n-1 इंटू में d। एक तो मैंने कहा था कि इस सूत्र में किसी तीन चरों के मान हमें दिए होंगे। कुल 4 चर है यहाँ पे, एक चर ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। 4 में से हमें 3 चरों का मान दिया होगा, चौथे चर का हमने ज्ञात करना होगा। ये तो है एक तरीका प्रश्न का, इस प्रश्नावली के प्रश्न का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में हमें 2 समीकरण दिए होंगे अलग अलग शर्तों में बंधे हुए, जैसे कि इस प्रश्न में दे रखे हैं। और भी कई ऐसे प्रश्न हैं। तीसरा सवाल उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जिसमें हमें 2 समीकरण दे रखे, 2 पद दे दिए, इसका मतलब 2 समीकरण दे दिए। 2 समीकरणों से हम 2 पदों से हम 2 समीकरण बनाएंगे। 2 समीकरणों से हम दोनों चरों के मान ज्ञात करेंगे। 2 चर के मान ज्ञात हो गया तो फिर हमें जो और कुछ ज्ञात करना है वो भी ज्ञात हो जाएगा। हर सवाल में ऐसा ही होगा, या तो ये मिलेगा या फिर वो दूसरा तरीका मिलेगा जो यहां दे रखा है। अब यहां क्या दे रखा है, कैसे पहचानोगी। एक तो हमें दे दिया तीसरा पद, एक पद दे दिया। तीसरा पद देने का मतलब एक समीकरण दे दिया मुझे ए और डी के अंदर। तीसरे पद को मैं क्या लिखूंगा, इस सूत्र के हिसाब से यदि हम चलें तो तीसरा पद a3 क्या होगा, a जमा में 3 घटा 1 इंटू में d। ए और डी के मान मैं रख नहीं रहा हूं, सिर्फ तुम्हें यह समझा रहा हूं कि तीसरा पद होगा a जमा 2d। काफी दिन हो गए अब हमें ये प्रश्नावली करते हैं, तो ये हम अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरह की बातें कि तीसरा पद क्या होगा, a जमा 2d होगा। हर बार निकाल के दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो मुझे ये दे दिया a जमा 2d, कितना दे दिया, तीसरा पद है 16। और मुझे क्या दे रखा है, सातवां पद 15वें पद से 12 अधिक है। ये तो हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। दूसरी बात मुझे दे रखी है सातवां पद a7 पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि मैं a7 में से a5 को अगर घटाऊं तो आता है 12। ये मेरा दूसरा समीकरण बन जाएगा। a7 क्या होगा, a जमा में 6d होगा, माइनस में a5 क्या होगा, a जमा में 4d होगा। मैंने अब डायरेक्ट मान निकाल के रख दिए, ये बराबर है 12 के। यहां से देखो मेरे पास क्या प्राप्त होता है, इम्प्लाइज। मैं थोड़ा शॉर्टकट में समझा रहा हूं सवाल, केवल समझाना मेरा उद्देश्य है। जो इकाई वगैरह जो तुमने लिखनी है वो मेरे ख्याल से तुम लिख लोगे आसानी से। इन सवालों की हल करने पे ये आ जाएगा a जमा में 6d, बाहर माइनस है तो माइनस a माइनस 4d बराबर 12। और थोड़ा हल करता हूं, a और माइनस a कट जाएंगे, प्लस के 6d माइनस के 4d 2d आ गया बराबर है 12 के। और यहां से मुझे d प्राप्त हो जाएगा 12/2 यानी कि 6। एक चर का मान मेरा क्या हो गया, d बराबर आ गया 6। मुझे बतानी क्या है, एपी बतानी है। एपी के 3 चर पद लिख देंगे। d और a यदि मुझे पता हो तो मैं पूरी एपी लिख सकता हूं। a से शुरू कर देंगे, उसके बाद d जोड़ते जाओ, अगला अगला पद आता जाएगा। d ज्ञात हो चुका है, अब मकसद है a ज्ञात करने का। a कहां से ज्ञात होगा, ये जो मेरा पहला समीकरण है यहां से ज्ञात होगा। आगे सवाल यहां से शुरू है, ये तो सूत्र है। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मैं मान रख रहा हूं 16 बराबर। इन चीजों को देख के मत घबराना कि मैंने a प्लस 2d इस तरफ लिख दिया। ज्यादातर हम इस तरफ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं a जमा 2d बराबर 16। इस बार राइट हैंड साइड में बीच में बराबर का निशान है, दोनों तरफ हम किसी भी तरफ कुछ भी साइड लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी समीकरण है, उस समीकरण का भी यही मतलब होगा अगर ये इस तरफ होगा तो। a प्लस में 2d का मान रख दो। a का मान तो मुझे ज्ञात करना है, प्लस में 2 इंटू में d का मान मैंने अभी ज्ञात किया था 6। 2 गुणा में 6 इम्प्लाइज 16 बराबर a जमा में 6 दूनी 12। 12 को इधर ले आओ, 16 जी प्लस का 12 इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर a बराबर a को मैंने इस तरफ लिख दिया।
16 में से 12 गए 4, ए बराबर आ गया 4। ए भी मुझे ज्ञात है, डी भी मुझे ज्ञात है, एपी लिखनी है, अतः एपी ए की लाइन में हमारा उत्तर आ जाएगा, अतः एपी बराबर है 4 से शुरू होगी, ए से शुरू होती है एपी पहले पद से, 4 के बाद अगला पद क्या आएगा, 4 में डी को जोड़ दो। हर बार हमने जोड़ना है, घटाना नहीं है। अगर डी ऋणात्मक है तो अपने आप घट जाएगा वो। अगर ये 6 की जगह -6 होता, मैं 4 में -6 जोड़ूंगा तो अपने आप -2 आएगा। तो मुझे अपनी तरफ से ये सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे जोड़ना है या घटाना है, डी को हर बार ए में जोड़ना ही है। डी के मान पे निर्भर करता है कि वो जुड़ेगा या घटेगा। अब 6 जमा का है, 4 में 6 जोड़ेंगे हम 10 आ जाएगा, 10 में 6 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 16 में 6 जोड़ेंगे 22 आ जाएगा, और डैश डैश कर दो। ये हमारी एपी है जो हमने ज्ञात करनी थी। तो हमें 2 शर्तें दी हुई थी, यही दूसरी टाइप है। 2 शर्तों में या तो हमें 2 पद दिए होंगे, जैसे तीसरा पद दे दिया, हो सकता है कोई और पद दे दे, 20वां पद दे दे, 15वां पद दे दे, वहां से भी एक और समीकरण बन जाएगा, दोनों समीकरणों को मैं हल कर लूंगा। अन्यथा इसकी तरह 2 पदों में वो अंतर दे दिया, तो 2 पदों के अंतर से जो भी इसने हमें प्रश्नानुसार दे रखा है उस हिसाब से हम हल कर देंगे। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार इत्यादि वगैरह तुम लिख लेना सारी इकाई। हर बार मैं समझाता हूँ तो मेरे ख्याल से एक बार नहीं भी समझाऊंगा तो तुम लिख लोगे। प्रश्न की दूसरी शर्तानुसार यहाँ आ जाएगा और ये सवाल पूरा हल होगा। नेक्स्ट सम पे चलो, क्वेश्चन नंबर 17। एपी 3, 8, 13 आगे चलती जा रही है। 253 इसका अंतिम पद है। इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न मैं 2 तरीकों से समझाता हूँ, जब भी क्लास में समझाता हूँ। अब हमारी रेगुलर क्लासेस तो चल नहीं रही हैं, वीडियो के माध्यम से भी मैं कोशिश करता हूँ। दोनों तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तुम्हें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम 20वां पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसका अभिप्राय क्या है। मुझे 20वां पद ज्ञात करना है, ए 20 होता, अगर ये मुझे पहले पद से 20वां पद ज्ञात करना होता तो सीधा सीधा ए 20 हो जाता। ए 20वां पद क्या होता, ए जमा में 19 डी। हमें एपी दे रखी है तो ए और डी दोनों हमें यानी कि दिए गए हैं। पहले तो जो दिया गया है वो ज्ञात करो, फिर समझाता हूं कि हमने ज्ञात करना क्या है इसमें। यहां प्रथम पद यानी कि ए बराबर है कितना है, 3, तथा सार्वंतर डी बराबर है किसी एक पद में से उससे पहले वाला पद घटा दो। 8 में से 3 घटाया तो हमारे पास आ गया 5, तो यहां पे डी है 5। ए और डी यानी कि हमें दे रखे, जब भी एपी दे रखी है तो हमें ए और डी दिए होते हैं। अंतिम पद जिसे हम एन से भी लिख देते हैं वो हमें दिया गया है 253। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। ये जो अंतिम पद है इस तरह, इसको अगर मैं पहला पद मानूं, यहां से गिनते हुए मुझे 20वें पद तक आना है, तो आगे से मुझे कितना पद निकालना है, मैं पहले ये देख लूंगा टोटल एपी में कितने पद हैं, उस हिसाब से शुरू करते हुए 20वां पद कौन सा हो, पीछे से जो 20वां पद होगा वो आगे से कितने पद होगा, मैं ये ज्ञात करूंगा। उसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं एपी में पद कितने हैं। ये 253वां पद कितनेवां पद है, उसके लिए हमारे पास एक ही सूत्र है, बार बार उसी का प्रयोग होना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके 3 चर मुझे दे रखे हैं, ए एन दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन ज्ञात हो जाएगा यदि मैं इन सभी के मान रख दूं तो। ए एन का मान रखो 253 बराबर ए है हमारे पास 3 जमा में जिसका मान ज्ञात करना है उसे यूं लिखना है, डी है भाई 5 इसके गुना में है 253। सबसे पहले 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर n घटा में 1 इंटू में 5। 253 में से जब 3 घटेगा तो 250 बचेगा। मैं एक ही लाइन में 2 काम कर रहा हूँ, ये घटा भी दिया और इस 5 को इधर लिया है, जो गुना में है इधर आके बटे में हो जाएगा। हर सवाल में जब भी हमने n ज्ञात करना है हमने इसी तरह से काम किया है। अब n-1 बराबर किसके आ गया भाई, बस मैंने इस साइड को इस तरफ लिख दिया। 250 को यदि मैं 5 से भाग करूंगा तो 50 आ जाएगा। n-1 यदि 50 है तो n हमारा क्या आ जाएगा,
n बराबर होगा, ये 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 50 जमा में 1 बराबर 51। ये तो सिंपल सी बात थी जो हमने कई सवालों में कर ली है इस प्रश्नावली के। n ज्ञात हो गया, n 51 है। मेरा मकसद क्या है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना। ये 51वां पद है, यहां से जो 20वां पद होगा वो आगे से कितनेवां पद होगा। अब ये बात समझो, ये देखो, मान लो मेरे पास 5 पद है। कई बच्चे क्या करते हैं, मैं क्यों समझा रहा हूं तुम्हें डिटेल में, जैसे पीछे से 20वां पद, टोटल 51 पद है, ये 51वां पद है, तो कहेंगे 51 में से 20 गए, 31वां पद हमने ज्ञात करना है। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता समझने के लिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। मान लो मैंने ये एक एपी ली 5 पदों की, मैं कहता हूं इसका पीछे से दूसरा पद निकालो, अंतिम पद से दूसरा पद। अंतिम पद से दूसरा पद क्या होगा, ये वाला पद होगा। आगे से कितना होगा, अगर 5 पद है तो 5 में से 2 घटा के हम सीधा ये कह देंगे कि भी तीसरा पद होगा। आगे से, पीछे से दूसरा है, 5 पद कुल हैं तो तीसरा होगा, जो हिसाब हमने अभी यहां लगाया था उस तरीके से करेंगे तो तीसरा होने, जबकि ये है कौन सा, चौथा पद। इसको समझने के लिए तो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं। जब ये 51 पद हमारे पास होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे 50वां पद आएगा, 51वां पद आएगा। यहां से जब मैं 20वां पद गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं 19 पदों को छोड़ूंगा और जो 20वां पद होगा उसे लूंगा। इस तरफ से जब मैं गिनूंगा तो मेरे को पीछे के ये 19 पद छोड़ने हैं, इनको छोड़ते हुए ये जो पद आएगा वो होगा। जैसे यहाँ पे मुझे पीछे अंतिम पद से दूसरा पद लेना था, तो मैंने आगे से कितनेवां पद होगा, चौथा। 4 कहां से आया, 5 में से 1 को घटाया, 1 पद जो मैंने छोड़ दिया था। इसी तरह से लास्ट पद से जब मैं 20वां पद लूंगा तो मैं 19 पद उससे पहले छोड़ चुका हूं। जब मुझे आगे से ज्ञात करना है कि वो पहले पद से कितनेवां पद होगा, तो मुझे वो कैसे प्राप्त होगा, 51 में से 19 को घटाऊंगा। 19 ही पद तो छोड़ने हैं लास्ट वाले। इस बात को समझो कि हमने लास्ट के 19 पद छोड़ने, लास्ट से 20वां पद निकालने के लिए। तो आगे से वो कितनेवां पद होगा, इन 19 को छोड़ दो, उससे पहले वाला पद होगा। 51 में से 19 को आगे यदि हम घटाए तो हमें प्राप्त होता है 32। आगे से वो 32वां पद होगा, 31वां पद नहीं होगा। कई बच्चे जल्दबाजी में यही गलती कर देते हैं, n 51 निकाला, 51 है, पीछे से 20वां पद, आगे से 31वां पद ज्ञात कर देते हैं, गलत हो जाता है सवाल। आगे से वो 32वां पद होगा, पीछे से वो 20वां पद होगा, अगर 51 पदों की श्रृंखला है तो यानी कि अब मुझे 32वां पद ज्ञात करना है, मेरा मकसद यही। तो अब मुझे A32 ज्ञात करना है, अतः A32 सिंपल सी बात है, A32 होगा A जमा में 31D। इनके मान रख दो। A इस सवाल में हमारे पास है 3 जमा में 31 गुना में D हमारे पास है 5। D की जगह हम मान रख देंगे 5। 3 जमा में 155 और 3 158। ये मैंने 17वां सवाल एक तरीके से तुम्हें निकाल के दिखाया, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अब मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से करता हूं। दूसरे तरीके के लिए काम बिल्कुल आसान है, ज़्यादा इकाई वगैरह के चक्कर में मैं नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ मैं तरीका बता रहा हूं कि और हम किस तरीके से 20वां पद निकाल। अब मुझे अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। अगर मैं इस श्रृंखला को ही उल्टे तरीके से लिख दूं, मैं इसे शुरू ही 253 से कर दूं। 253 से पहले क्या आएगा, 3 8 13, ऐसे मेरी एपी 5 5 बढ़ते हुए जा रही है। तो इससे पहले क्या था, 248 था, इससे 5 कम था, यानी कि 13 से पहले पद क्या आया था, 8। 13 से 5 कम, 8 से पहले 3, 8 से 5 कम, तो 253 से पहले आया था मेरे पास 248। 248 से पहले आया होगा 243, और ये चलते चलते कहीं ना कहीं 13 आएगा, उसके बाद 8 आएगा और उसके बाद 3 आएगा। इस एपी को मैंने रिवर्स करके लिख दिया, उल्टा लिख दिया। क्या फायदा होगा इससे, अब ये जो एपी बन गई, मुझे इस तरफ से इसका 20वां पद निकालना है। अब मुझे यहां से शुरू एपी का 20वां पद निकालना है। बस अब मुझे ये नहीं देखना कि मुझे 32वां या 31वां कितनेवां पद निकालना है, मुझे इसी तरफ से 20वां पद निकाल दूं, वही मेरा उत्तर होगा, क्योंकि इस तरफ से अंतिम पद से मुझसे 20वां पद पूछा गया था। यहां से बस ये ध्यान रखना कि अब मेरा ए कितना होगा,
253, क्योंकि मैं AP जो है वो 253 से शुरू कर रहा हूं। D क्या होगा, D पे भी फर्क पड़ेगा, किसी एक पद में से पहले वाला पद घटा दो, ये आएगा -5। A और D दोनों बदल जाएंगे। इस हिसाब से मुझे अब सीधा A20 ज्ञात करना है। A20 होगा A जमा में 19D। अब तो मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ये 20वां पद निकालना है तो A के जमा में मैं 19D करूंगा, 20 से 1 कम बार D। A का मान रखो 253 जमा में 19 गुणा में D, इस बार रखूंगा -5। 19 गुणा में 5 कितना होता है, 253 माइनस है, प्लस गुणा में माइनस आए तो माइनस का, 19 पंजे 95, प्लस के 253 माइनस के 95, हल करो 158 ही आएगा। 158 ही हमारा इस तरीके से उत्तर आया था, 158 ही हमारा इस तरीके से उत्तर आया है। उत्तर वही रहेगा, तरीके मैंने 2 बता दिए हैं तुम्हें, जो तुम्हें अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हो। प्रॉपर तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हम कैसे कैसे इस सवाल को कर सकते हैं, हमसे क्या पूछा गया है और उसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 18वां जो प्रश्न है उसकी स्टेटमेंट है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद पूछने का अर्थ है कि हमने इसका A और D ज्ञात करना है, वहीं से हम इसके 3 पद ज्ञात कर पाएंगे। वो ज्ञात करने के लिए फिर से हमारे पास दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें 2 स्थितियां ऐसी दे रखी हैं जिनसे 2 समीकरण बनेंगे। पहला समीकरण कैसे बनेगा, यहां चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, चौथे व 8वें पदों का योग बराबर है 24। इसे यदि मैं समीकरण में चौथा पद A4 प्लस 8वां पद A1 बराबर 24, A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D जमा में A8 को हम लिख देंगे A प्लस 7D, ये बराबर हो गया 24 के। A जमा में A मिलके 2A हो जाएगा और 3D और 7D मिलके 10D हो जाएगा, बराबर है 24। ये समीकरण बन चुका है, परंतु अब हम इसे और छोटे रूप में लिख सकते हैं और न्यूनतम रूप बना सकते हैं इसका। कैसे, कॉमन लेके 2 से तीनों ही पद पूरे पूरे भाग जा रहे हैं, इसलिए 2 से तीनों पदों को सीधा ही भाग दे दो, या लेफ्ट हैंड साइड में से 2 को कॉमन ले लो। 2A में से 2 कॉमन लिया तो केवल A बचा, जमा में 10 में से 2 को कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा। A जमा में 5D बच जाएगा 2 कॉमन लेने पे लेफ्ट हैंड साइड में से। राइट हैंड साइड को अभी मैंने ज्यों का त्यों लिखा है। इस 2 को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास समीकरण बन जाएगा A जमा में 5D बराबर है 2, 24 के बटे में आके क्या हो जाएगा 24 बटे 2 बराबर है 12। इसको ऐसे लिख दो, A जमा में 5D बराबर है 12, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। प्रश्न की दूसरी शर्तानुसार प्रश्न की दूसरी शर्त ये कहती है कि छठा पद A6 जमा में 10वां पद A10 बराबर है 44 की। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इनको यदि मैं खोल के लिखूं तो A6 होगा A जमा में 5D और A10 मेरा हो जाएगा A जमा में 9D, ये बराबर होगा 44, 44। A प्लस A फिर से 2A, 5D और 9D 14D बराबर है 44। 2 फिर से कॉमन है, इस बार मैं तुम्हें दूसरे तरीके से लिख के बता रहा हूं। 2 से मैंने इसे भी भाग किया, 2 से मैंने इसे भी भाग किया और 2 से मैंने इसे भी भाग किया। मुझे कॉमन लेके लिख के 3 पद बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने केवल एक ही लाइन में इसको कंप्लीट कर दिया।
क्योंकि मैं दोनों तरफ एक ही संख्या से भाग दे सकता हूं। मैंने 2 से भाग कर दिया, यहाँ पे 2 पद हैं तो दोनों पद 2 से भाग होंगे, अन्यथा वो तो तरीका अपना है, 2 कॉमन लोगे तो a जमा 7d बचेगा, वो 2 इधर जाके 44 के बटे में 2 होके 22 आ जाएगा। या तो डायरेक्ट ऐसे लिखो या फिर प्रॉपर 2 कॉमन निकाल के ऐसे दिखा के ऐसे लिखो। ये मेरा हो गया भाई समीकरण नंबर 2। a और d में मुझे 2 समीकरण प्राप्त हैं, इन दोनों समीकरणों को हल करना है a और d के मान के लिए। बस उसके लिए सबसे सिंपल तरीका मैंने बताया था, विलोपन विधि सबसे कारगर होगी, क्योंकि a जो है वो चर सहित बिल्कुल बराबर है, चर और गुणांक a के दोनों बराबर हैं। तो a को सबसे पहले हम विलोप करने की कोशिश करते हैं। कैसे करोगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर जब हम जोड़ रहे हैं तो हम सीधा लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। लेकिन यदि हम घटा रहे हैं 2 समीकरणों को तो हमें प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि किस समीकरण में से किसे घटाया गया है, और फिर जब हम उन्हें घटाएंगे तो भी उसी तरीके से घटाएंगे जैसे हमने लिखा है। मैंने 2 में से समीकरण 1 को घटाना है तो 2 पहले लिखो, जिसको घटा रहे हो वो उसके नीचे लिखो a + 5d = 12। जिसको घटा रहे हो उसके सभी पदों के चिन्ह बदल दो, क्योंकि हम इसे घटा रहे हैं, घटा में चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का। अब इन्हें हल कर दो, प्लस a और माइनस a कट जाएंगे। ये काटना ही मेरा उद्देश्य था, विलोपन विधि से इसी प्रकार से हल होगा। प्लस के 7d माइनस के 5d, बदला हुआ चिन्ह देखना है हमने, पहले वाला चिन्ह का कोई महत्व नहीं है। माइनस के 5d, प्लस के 7d माइनस के 5d, प्लस के 2d बचेगा, प्लस के 22 और माइनस के 12 प्लस के 10 शेष बचेगा। d बराबर क्या हो जाएगा? इस 2 को हम उधर ले जाएंगे, 10 के बटे में 2 आ जाएगा, और 2 से जब 10 को भाग करेंगे तो 5 पे भाग जाएगा। d मेरा आ गया भाई 5। d का मान प्राप्त होने के बाद किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 या 2 में रख के d का मान, हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा सा सवाल बचा है, मैं इसे यहीं पे खत्म करने की कोशिश करता हूं। d का मान मैंने रख दिया। किस समीकरण में आसान लग रहा है? मुझे समीकरण 1 में आसान लग रहा है, तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 से a जमा 5d है मेरे पास, a जमा में 5 गुणा में d मुझे प्राप्त हुआ है 5 बराबर है 12। a जमा में 5 गुणा में 5 25 बराबर है 12 के, और a बराबर किसके हो गया भाई? इंप्लाइज का निशान साथ साथ लगाते रहना। 12, ये जो 25 प्लस का था इधर जाके घटा का हो जाएगा, और ये आ गया मेरे पास माइनस के 13। a हो गया माइनस के 13 और d है प्लस के 5। अतः AP बराबर क्या होगी? AP के मुझे 3 पद लिखने हैं, अतः AP का प्रथम पद a माइनस के 13, दूसरा पद a2 माइनस के 13 में मैं क्या करूंगा? d को जोड़ दूंगा, प्लस के 5, ये आ जाएगा माइनस के 8। और तीसरा पद क्या होगा? माइनस के 8 में मैं 5 और जोड़ दूंगा, माइनस के 3। इस प्रकार ये मेरा 18वां सवाल खत्म होता है। 19वां सम, सुब्बाराव ने 1995 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया? हमने ये बताना है। शुरू करते हैं। देखो आसान सा सवाल है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। 5000 रुपये में उसका वेतन शुरू हुआ, आरंभिक वेतन जो कि हमारी इस एपी का पहला पद होगा। आरंभिक वेतन ए से मैं इसे लिख रहा हूं 5000। प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि, उसे हम सार्वंतर के तौर पे डी के तौर पे ले रहे हैं। वो कितनी है? 200 रुपये। प्रत्येक वर्ष जब एक ही
रूप में वृद्धि होगी। जैसे 200 रुपये बढ़ रहे हैं तो आगे अगले साल उसका वेतन कितना हो जाएगा, 5000 से 5200 रुपये, उससे अगले साल 5400, उससे अगले साल 5600। एपी की तरह बन जाएगा ये, जिसका ए होगा 5000 रुपये, डी होगा 2000 रुपये। मुझे ये ज्ञात करना है कि 7000 रुपये कितनेवां पद होगा इसका। यहां an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो मुझे सूत्र याद करना ही है। an मैं किसे लूंगा, 7000 को। 7000 मुझे देखना है कितनेवां पद है। 7000 बराबर a है मेरे पास 5000 रुपये, जमा में n मुझे ज्ञात करना है, d 200। हल कर दो। 7000 में से 5000 सबसे पहले इधर आके घट जाएगा, 7000 घटा 5000 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 200। 7000 में से 5000 घटाओगे 2000 प्राप्त होगा। 2000 बराबर n घटा में 1 इंटू में 200। 200 को इधर लेके आते हैं, इम्प्लाइज 2000, ये जो 200 उधर गुना में है इधर आके बटे में हो जाएगा, बराबर n घटा 1। n घटा 1 को मैं इस तरफ लिख लूं और इसे हल कर दूं। 2000 बटे में 200, 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगी, 20 को 2 से काटोगे 10 पे जाएगा। इम्प्लाइज n बराबर क्या होगा भाई 10, ये माइनस 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, n में रहेगा 10 जमा 1 11। अतः 11वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। खत्म सवाल। नेक्स्ट हम पे चलते हैं भाई, अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का। रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये, ये दशमलव है यहाँ पे, बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। वो 5 रुपये से बचत शुरू करती है, प्रथम पद 5 रुपये है, ये समझने की बात है, और d 1.75 रुपये है। हर सप्ताह वो इतनी बचत को बढ़ाती जाती है। जब हमारा an 20.75 हो जाएगा, हमने उस दशा में n ज्ञात करना है। ये प्रश्न है, प्रश्न का सार यही है। करना कैसे है, जैसे हर बार करते आए हैं। सबसे पहले लिखो यहां प्रथम पद a बराबर है 5 रुपये। साप्ताहिक, ये तो थी उसकी साप्ताहिक बचत, पहले सप्ताह की साप्ताहिक बचत में वृद्धि। हर हफ्ते वो इतने ही बचत में वृद्धि करती जाती है, तो हर बार की जो वृद्धि है वो हमारी डी होगी, वो होगी 1.75 रुपये। सार्वंतर जिसे हम कह सकते हैं वो कितनी है, 1.75 रुपये। अंतिम पद जिसके हिसाब से हमने n ज्ञात करना है, अंतिम पद जिसे हम an से भी लिख देते हैं, an बराबर है 20.75 रुपये। अगली पंक्ति किसी भी प्रकार से लिख के शुरू कर सकते हो। अब लिख सकते हो हम जानते हैं कि, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। हम क्या जानते हैं कि an बराबर होता है a जमा n घटा में 1 इंटू में d के। an क्या है इस प्रश्न में, 20.75 बराबर a क्या है इस प्रश्न का, 5 जमा में n क्या है हमने ज्ञात करना है, घटा 1 बीजों का तो लिखो, d कितना है 1.75। जिस प्रश्न में तुम ये समझ गए कि हमें क्या दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है, तो उस प्रश्न में कुछ भी शेष नहीं बचता, क्योंकि सूत्र केवल एक ही है पूरी प्रश्नावली का। हमने सिर्फ ये समझना है रकम को पढ़ के कि हमें क्या क्या दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है। ज्ञात इसी सूत्र से होगा।
हल करने के लिए सबसे पहले हम 5 को इधर लेके आएंगे। इम्प्लाइज 20.75, दशमलव में थोड़ा बड़ा लगा रहा हूं ताकि कैमरे में नजर आ जाए, 20.75 घटा 5 बराबर n घटा 1 इंटू में 1.75 इंटू में 1.75। दशमलव को देख के घबराना नहीं, कोसने मत लग जाना रामकली को कि 1.75 रुपए की बचत करनी क्या जरूरी थी, 2 रुपए की कर लेती, 5 रुपए की कर लेती, हमारा तो इतना दिमाग वेस्ट नहीं होता। लेकिन 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो तुम, दशमलव में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। अभी दशमलव वाले सवाल को बिल्कुल आसानी से हल करके दिखा देंगे तुम्हें। 20.75 में से यदि मैं 5 को घटाऊं तो 15.75 आ जाएंगे दशमलव के बाद। तो ये पैसे हैं, यूं लगा लो 20 रुपए 75 पैसे हैं, 20 में से 5 घटाएंगे 15, 5 पूरे पूरे रुपए हैं, 20 पूरे पूरे रुपए हैं, पूरे पूरे तो 15 हो गए और ये 75 पैसे ज्यों के त्यों बच गए। 15.75 बराबर n घटा 1 इंटू में 1.75। देखो दशमलव वाले सवाल को हम आसानी से कैसे हल करेंगे। 15.75 जो 1.75 है वो इधर आके इसके बटे में हो जाएगा, बराबर है n घटा 1। n घटा 1 को मैं हर बार की तरह इस तरफ लिख रहा हूं क्योंकि n का मान मुझे ज्ञात करना है। n लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा तो सुविधाजनक होगा। 15.75 को मैं 1575 बटे 100 दशमलव हटा के मैंने इसे लिख दिया। हटाने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। दशमलव हटानी है किसी भी संख्या की तो पहले तो उसे बिना दशमलव के लिख दो। जैसे दशमलव अगर नहीं होती तो ये 1575 नजर आता मुझे, 1575 लिख देंगे। उसके हर में मैं क्या लिखूंगा, दशमलव की जगह 1 लिखूंगा और दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उनको गिन के उतनी बार 0 लिखूंगा। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, मैंने 2 0 लगाए। अब यहाँ पे फिर से मैं वही तरीका बनाऊंगा दशमलव हटाने का। 1.75 में यदि मैं दशमलव हटा दूं तो ये बन जाता है 175। दशमलव की जगह इसके बटे में 1 और दशमलव के आगे 2 अंक हैं तो फिर से 2 0। ये वाली संख्या 15.75 बटे 1.75 1575 बटे 100 बटे में 175 बटे 100 के बराबर है। n घटा 1 मैंने लेफ्ट हैंड साइड को नहीं छेड़ा, अभी भी जो का तो रखा। इसे हल करने के लिए मैं क्या करूंगा, जब किसी भिन्न के बटे में कोई और भिन्न आ जाती है तो जो बटे वाली नीचे वाली भिन्न होती है, हर वाली भिन्न, उसे हम पलट देते हैं, यानी कि उसके अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं, व्युत्क्रम ले लेते हैं उसका और उसे गुना में कर देते हैं। ऊपर वाली भिन्न के साथ 1575 बटे 100 के मैं गुना में कर दूंगा। गुना में लेकिन क्या करूंगा, 175 बटे 100 तो इसके भाग में था, गुना में क्या जाएगा 100 बटे 175। इसका व्युत्क्रम करो और गुना में कर दो, बराबर 100 से 100 कट जाएगा। काट के दिखाना नहीं है, बार बार कह रहा हूं, काट के जितना दिखाओगे उतना ही सवाल समझने में मुश्किल होता जाएगा। बिना काटे इसे अंडरस्टूड है कि ये कट गया है। अगली लाइन में मेरे पास बच गया 1575 बटे 175। इसे भी और हल करना है, अभी ये भाग जा रहा है, न्यूनतम रूप में व्यक्त करो इसे। सबसे पहले ये 25 पे करता है, मैं 25 पे काट देता हूं। 25 से 1575 को भाग करोगे, 15 छिके वो 25 छिके 150, बच गया 7 और 25 3 75, 63 पे ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। बटे में 25 से जब मैं इसे भाग करूंगा तो 25 7 175, 7 से 63 पूरा पूरा भाग जाता है। 7 गुणा में 9 63 होता है, 7 में 63 तो 63 बटे 7 हो जाएगा 9 के बराबर। यानी कि मेरा n घटा 1 9 है। तो n क्या आएगा, ये -1 इधर जाके प्लस का 9 जमा 1 10, जो हमने n का मान ज्ञात करना था वो हमारा आ गया 10। इस प्रकार से हमारा ये सवाल खत्म होता है, ये प्रश्नावली खत्म होती है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, इस सेशन में हमारा जो नया सिलेबस आया है CBSE के आधार पे ही हमारे HBSE हरियाणा बोर्ड ने भी अपने सिलेबस को कम किया है। उसमें हमारी 5.3 प्रश्नावली को सिलेबस से हटा दिया गया है। इस साल के सिलेबस में यही है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कहीं आगे कोई बदलाव ना जाए, और अब हमारा रूटीन बना हुआ है ये चैप्टर करने का, तो हम वो प्रश्नावली भी करेंगे, समझेंगे। तुम भी मन लगा के उसे समझना, ये मत सोचना कि वो सिलेबस में नहीं है तो उसे पढ़ने का क्या फ़ायदा। पढ़ी हुई चीज़ कहीं ना कहीं अवश्य काम आएगी। ये जो
अगली प्रश्नावली है वो है किसी एपी के n पदों के योग से संबंधित, जो आगे +1 2 में जिन बच्चों ने मैथ करना है उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो मैं अपने पाठ्यक्रम में कोई भी बदलाव नहीं कर रहा हूँ, आशा करता हूँ तुम भी इन्हें समझोगे। पेपर के लिए जब हम रिवीजन करेंगे उस टाइम हम इन्हें स्किप कर सकते हैं, अभी हम कोई भी प्रश्नावली को नहीं छोड़ेंगे, हम सभी कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आगे का काम अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।